प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, इस राजकीय महाविद्यालय की कक्षा बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जारी पाठ्यक्रम और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित जुलाई माह के पाठ्यक्रम में आपके रस संप्रदाय से जुड़े हुए प्रश्न या रस संप्रदाय का पाठ्यक्रम है, जिसमें दो बिंदु आपके महत्वपूर्ण हैं। पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति, यानी ये दोनों अथवा में आते हैं और ये 10 अंकों का एक प्रश्न आता है। और बीए पार्ट सेकंड के पाठ्यक्रम में भी रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय है, उनके भी ये 16 अंकों का एक प्रश्न बनता है। तो इन दोनों कक्षाओं के लिए ये ऑनलाइन कक्षा है और मैं ये पाठ्यक्रम आपके सामने रख रहा हूँ। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने रस के प्रमुख अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये जो 4 अवयव हैं, इसको हमने एक ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा है। और दूसरी ऑनलाइन जो कक्षा हुई थी वो रस निष्पत्ति से संबंधित हमने पढ़ा है। रस निष्पत्ति के 2 प्रमुख सिद्धांतों पर हमने चर्चा की है, जिसमें भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, पहले भरत मुनि के समस्त विचारों को हमने देखा और उसके बाद में भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, और भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद के बाद हमने दूसरा जो सिद्धांत देखा पढ़ा है वो है शंकु का अनुमितिवाद। और आज हम तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं। इस तीसरी ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, समझिए। भट्टनायक का भुक्तिवाद। रस सूत्र की तृतीय व्याख्याता भट्टनायक हैं। भट्ट लोलट और आचार्य शंकुक के समान इनका भी आज कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सका है। इनका मत भी अभिनव गुप्त द्वारा लिखी हुई अभिनव भारती और मम्मट की लिखी हुई काव्य प्रकाश, इन दोनों पुस्तकों में इनके मत संकलित हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि साधारणीकरण नामक एक नवीन व्यापार की कल्पना है। इस नवीन सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की। ऐसी कल्पना आज तक के किसी भी काव्य शास्त्रियों ने नहीं की है और इस मत सिद्धांत को सभी ने स्वीकारा है। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है आचार्य भट्टनायक की, जिन्होंने भुक्तिवाद नामक सिद्धांत रस निष्पत्ति में दिया। इनके मत को समझने हेतु पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में विभाजित करना होगा। पूर्वार्ध में इन्होंने पूर्व मतों का खंडन किया है और उत्तरार्ध में इन्होंने अपने मत की स्थापना की है। पूर्वार्ध इनका इस प्रकार है: रस की निष्पत्ति न राम आदि अनुकार्य में होती है, यानी भट्ट लोलट ने राम, सीता आदि अनुकार्य में रस की निष्पत्ति मानी, तो उसका इन्होंने खंडन किया। और न अनुकर्ता में यानी कवि निबद्ध जो पात्र है उनका अभिनय करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। अनुकर्ता जो रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण करते हैं। जो आचार्य शंकुक जो दूसरे निष्पत्ति के व्याख्याकार हैं, रस सूत्र के व्याख्याकार, उन्होंने अनुकर्ता में रस की निष्पत्ति मानी। तो ये दोनों ही तटस्थ हैं। भट्टनायक के अनुसार रस की निष्पत्ति सामाजिक में होती है, जिसकी स्थापना पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने नहीं की। इन्होंने पूर्व मतों का खंडन करते हुए लिखा है कि लोलट यानी भट्ट लोलट रस को मुख्यतः अनुकार्यगत यानी राम, सीता आदि में मानते हैं और गौणतः उन्होंने अनुकर्ता यानी अभिनेता अभिनेत्रियों में स्वीकार किया। ये दोनों ही तटस्थ है, अतः उत्पत्तिवाद मत भी उचित नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आचार्य शंकुक रस को मुख्यतः अनुकार्यगत ही स्वीकारते हैं। अनुकार्य यानी अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी शिक्षा और अभ्यास के बल पर रंगमंच पर प्रस्तुतियाँ देते हैं। अभिनेता में रस की अनुमिति मात्र मानते हैं और वासना व सहृदय की रस दशा का ये प्रतिपादन करते हैं। इसमें रस तटस्थ हैं। समस्त नाट्य प्रपंच का उद्देश्य सामाजिक को रसानुभूति कराना होता है। अतः आचार्य भट्टनायक की दृष्टि में अनुमितिवाद भी उचित नहीं है। तीसरे विद्वान जो है अभिनव गुप्त, जिनका अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है। अभिनव गुप्त रस को अनुकार्य और अनुकर्ता में निष्पन्न न मानकर, यानी इन दोनों में न मानकर, उन्होंने रस की निष्पत्ति सामाजिक में मानी है। सामाजिक में उन्होंने अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है कि सामाजिक में रस की अभिव्यक्ति होती है। भट्टनायक के अनुसार अभिव्यक्ति सदैव पहले से विद्यमान वस्तु की होती है और ऐसी वस्तु अभिव्यक्ति काल के पूर्व और बाद में भी विद्यमान रहती है। जैसे किसी कक्ष में हम प्रकाश करते हैं, रोशनी करते हैं,
उसमें विद्यमान वस्तुएं अस्तित्व में आ जाती, दिखाई देने लग जाती हैं, और प्रकाश लुप्त करने पर उनका वस्तुओं का अस्तित्व तो बना रहता है अंधेरे में भी। जबकि रस जो है उसकी अभिव्यक्ति न होकर रस अनुभूति काल में अनुभव होता है, न उसकी पहले कोई सत्ता विद्यमान होती है और न बाद में। जैसे फिल्म या चलचित्र कोई देखते हैं हम, या रंगमंच पर कृष्ण लीला रामलीला देखते हैं, जब तक पात्र वगैरह मौजूद है तब तक रसानुभूति होती है, और पात्र वगैरह विलुप्त होते ही वह रसानुभूति वहीं विराम ले लेती है। अतः अभिव्यक्तिवाद भी भट्टनायक की दृष्टि में उचित नहीं है। भट्टनायक ने जो अपने मत की जो स्थापना की है, उनका मत इस उत्तरार्ध में इस प्रकार है। उन्होंने सर्वप्रथम 3 शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा शक्ति, भावकत्व शक्ति और भोजकत्व शक्ति। देखिए, अभिधा शक्ति यानी अभिधा क्रिया जो है वो अभिधा शब्द शक्ति एक तरह से, जिसमें कोई शब्दार्थ की यानी लोक व्यवहारिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसका शब्दकोशीय अर्थ हमें प्राप्त होता है। तो अभिधा से काव्य का शब्दार्थ उपस्थित होता है, यानी जो काव्य है उसमें जो शब्दों में उस काव्य की जो रचना हुई है उसमें जो कुछ लिखा हुआ उससे पाठक अभिभूत होता है, उससे परिचित होता है, उससे रूबरू होता है, जिसमें नायक नायिका की कोई विशेष प्रेम कहानी रहती है, और इसका परिचय सामाजिक को होता है, पाठक को होता है। अर्थात सर्वप्रथम पाठक काव्य का अनुशीलन करता है, उसे पढ़ता है, उसे गुजरता है, उसे केवल अर्थबोध यानी कथा वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसके हृदय को छू नहीं सकता, केवल वो कथा को, प्रेम कहानी को पढ़ लेता है। ये अभिधा क्रिया है, यानी कथा वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पाठक के द्वारा। अब भावकत्व क्रिया जो देखिए, भावकत्व व्यापार का जो कार्य है वो अभिधा द्वारा जो शब्दार्थ उपस्थित होता है उसको सामाजिक के लिए उपभोग योग्य बनाना है, वो कैसे उसकी रसानुभूति कर सके। अर्थबोध के बाद यानी उसको सामान्य कहानी का जब ज्ञान हो जाता है, उसके बाद काव्यगत वस्तु हमारे हृदय में भी अनुभूति गम्य होने लगती है। वैसी ही भावना हमारे हृदय में प्रेम, क्रोध, लोभ आदि के रूप में वैसी ही भावनाएं जन्म लेती है। अर्थात पाठक नाटक के भावों को अपने हृदय के भाव जैसा ही मानने लगता है, वैसी ही अनुभूतियाँ वो करने लग जाता है, उसके हृदय को वो कहानी छूने लग जाती है। ये भावगत्व क्रिया है। और इस क्रिया का जो कार्य है मुख्य, वो ये है कि प्रथम स्थिति तो वह है जिसमें वो ये भावगत्व क्रिया राम, सीता आदि जो पूज्य पात्र हैं उनको अपनी अपनी उपाधियों से मुक्त करके एक सामान्य स्त्री पुरुष यानी सीता को एक कामिनी के रूप में साधारणीकृत रूप में, साधारणीकृत का तात्पर्य सामान्य धरातल पर सबको ला देना, यानी अपनी उपाधियों से, अपने पराये से, सबसे देश काल से मुक्त करके एक सामान्य स्थिति पर स्त्री पुरुष के रूप में, रसिक हृदय के रूप में उपस्थित कर देना साधारणीकरण है। यानी जो जैसा नहीं है असाधारणीकृत को साधारणीकृत कर देना, विशेष को सामान्य धरातल पर ला देना साधारणीकरण है। द्वितीय स्थिति में ये होता है कि सामाजिक का जो व्यक्तित्व होता है वो अपने पराये की भावना से भी मुक्त हो जाता है, वे एक सामान्य रसिक हृदय मात्र रह जाता है। विभावादि का देश काल से संबंध दूर हो जाता है। विभावादि यानी राम, सीता आदि ऐतिहासिक जो पात्र है रंगमंच पर, वो देश काल आदि से मुक्त हो जाते हैं, और पाठक भी अपने पराये की भावना से, वेदांतर से स्पर्श शून्य यानी अपने पराये की भावनाओं से स्पर्श शून्य हो जाता है, सबसे मुक्त हो जाता है वो, कि मैं कितना उच्च हूँ, कितना अमीर हूँ, कितना गरीब हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, इन सभी स्थितियों से मुक्त होकर के एक सामान्य दर्शक, एक सहृदय पाठक, एक रसिक हृदय बनकर के हमारे सामने आता है, उसका भी साधारणीकरण हो जाता है। यानी पात्रों का साधारणीकरण हो जाता है, दर्शक का साधारणीकरण हो जाता है, सामान्य धरातल पर आ जाते हैं। फिर जो रंगमंच पर जो प्रस्तुतिकरण होता है उसकी वो एक सामान्य रसिक हृदय की बातें अनुभूति करने लगता है। ये भावकत्व क्रिया, वैसा ही भाव वो अपने हृदय में भी, उसके हृदय में भी जन्म लेने लग जाता है, वैसी अनुभूति वो करने लग जाता है। इस प्रकार भावकत्व व्यापार सीता आदि को पूज्य धरातल से उतारकर सामान्य कामिनी तथा सहृदय को एक रसिक के रूप में प्रस्तुत कर देता है। ऐसी स्थिति में सहृदय, रति आदि स्थायी भावों का आस्वादन करने में सक्षम हो जाता है। अब जो तीसरी इनकी जो क्रिया है वह भोजकत्व क्रिया, और ये क्रिया जो है रस का भोग करवाती है, आनंद की अनुभूति करवाती है। जो रस उत्पन्न हुआ उसका भोग करने की क्रिया जो है वो भोजकत्व क्रिया है। भोजकत्व व्यापार ही रजोगुण और तमोगुण, जो मनुष्य के जो 2 गुण हैं, 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण यानी तामसी प्रवृत्तियाँ और राजसी प्रवृत्तियाँ, ये जो होती है, इन सभी को दबा करके सत्व गुण का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। सामाजिक को रस का भोग कराता है ये सत्वगुण, और सत्वगुण ही आनंदमय होता है तथा सामाजिक रसानुभूति काल में वैद्य विषय यानी मानवीय विषय अपने पराये
पास में पुत्र पुत्री बेटी या पत्नी बेटी, इन सब से वो मुक्त हो जाता है। केवल उसका पूरा ध्यान रंगमंच पर जो कार्य व्यापार प्रस्तुतिकरण हो रहा है उसी में लीन हो जाता है, वो तल्लीन हो जाता है, डूब जाता है, अपने पराये से वो मुक्त हो जाता है। तो वैद्य विषयों का उसे ज्ञान नहीं रहता है। अतः रस की स्थिति ब्रह्मानंद सहोदर कही जाती है। ये भट्टनायक का साधारणीकरण सिद्धांत है। संयोग का अर्थ इन्होंने भोज्य भोजक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भुक्ति लिया है। रस सूत्र की व्याख्या जो इन्होंने की है वो इस प्रकार है, साधारणीकरण की स्थापना। सर्वप्रथम इन्होंने साधारणीकरण की स्थापना की है और ऐसा विश्व के किसी भी आचार्य ने कोई प्रामाणिक सिद्धांत आज तक प्रस्तुत नहीं किया है। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है भट्टनायक जी की। दूसरी जो इनकी विशेषता है वो सत्व गुणों के प्रादुर्भावों की इन्होंने कल्पना की कि रजोगुण और तमोगुण ये जो दोनों प्रवृत्तियाँ हैं ये दब जाती है और सत्व गुणों का उद्रेक होता है, जन्म होता है। और इससे पहले जो रस सिद्धांत में जो शब्द चलते थे वो चमत्कार, आनंद आदि शब्द प्रचलन में थे, और अब साधारणीकरण या ब्रह्मानंद सहोदर जैसे शब्द प्रचलन में आए तो सत्व गुणों के प्रादुर्भाव यानी जन्म लेने की कल्पना इन्होंने की है। तीसरी जो विशेषता है रस की, इन्होंने सुख और दुख से भिन्नता की है। रस चाहे दुखात्मक हो तो भी उसकी सुख के रूप में अनुभूति होगी। और चौथी इनकी विशेषता है कि रस की सर्वप्रथम इन्होंने तात्विक व्याख्या की तत्वों का आधार पर, और सामाजिक सहृदय को रसानुभूति कराना रस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य माना। ये इनकी भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब इनकी जब हम आलोचना की ओर बढ़ते हैं, भावकत्व भोजकत्व अनुभव सिद्ध नहीं है। विद्वानों ने आलोचना की है कि इनका काम लक्षणा सब शक्ति से चल सकता है। ये भावकत्व और भोजकत्व क्रिया अनुभव सिद्ध नहीं है, यानी अनुभवों के द्वारा इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरा जो इनका दोष माना जा रहा है, इन्होंने रस व रस भोग में अंतर माना, जबकि ये तो एक ही चीज़ है, सही नहीं है। भोग और प्रतीति का भेद करना मिथ्या है। किसी चीज़ का भोग करो और रस आनंद प्राप्त करो तो वो तो चीज़ तो एक ही हो गई। आलोचनाएं ये जो की गई है ये तर्क और दर्शन पर आधारित है। इनकी उपलब्धियां भी आज काव्य शास्त्र में अक्षुण है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। चौथा जो सिद्धांत आता है रस निष्पत्ति के संदर्भ में, पहला आपने पढ़ लिया उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का, दूसरा आपने अनुमितिवाद आचार्य शंकु का, तीसरा भुक्तिवाद आचार्य भट्टनायक का, और अब चौथा अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। ये चार सिद्धांत रस निष्पत्ति से जुड़े हुए हैं। भरत मुनि के रस सूत्र को लेकर के इन्होंने व्याख्याएं की है कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, संयोग का क्या अर्थ है। तो देखिए भरत के रस सूत्र की चतुर्थ व्याख्याता अभिनव गुप्त है। इनका मत अभिनव भारती व ध्वन्या लोक लोचन में वर्णित है। काव्य प्रकाश जो मम्मट के द्वारा लिखा हुआ उसमें इनका सार है। इनका अभिव्यक्तिवाद दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार के कारण अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर गया है। इन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का खंडन न करके उनका सम्यक यानी बारीकी से परीक्षण किया और कुछ उनमें संशोधन करते हुए अपना मत प्रस्तुत किया है। इनका विवेचन देखिए, इन्होंने सामाजिक के अंतःकरण में यानी हृदय में वासना रूप पूर्व संस्कारों की कल्पना की है जिन्हें स्थायी भाव कहा जाता है, और सहृदय की रसानुभूति का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इनका मत इस प्रकार है, सामाजिक के हृदय में वासना रूप में पूर्व संस्कार प्रसुसुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं जिन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इसकी चर्चा हमने रस के अवयवों में भी विस्तार से कर ली है। ये वासना रूप स्थायी भाव ही विभाव आदि यानी विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होते हैं। कौन? वासना रूप स्थायी भाव। स्थायी भावों की रस निष्पत्ति होती है। यह परिणति ऐसी होती है कि जैसे कि नए घट में पानी डालने, घट यानी घड़ा, नए घड़े में पानी डालने से उसमें छिपी हुई गंध प्रकट हो जाती है, और ये गंध न तो पानी में होती है और नहीं कहीं अन्यत्र से आती है, बल्कि प्रसुषुप्त अवस्था में पहले से ये घड़े में विद्यमान थी और पानी पड़ते ही जागृत हो जाती है। अतः पानी का सारा पाकर के वह गंध जागृत होती है। उसी तरह से मनुष्य के हृदय में भी स्थायी भाव रहते हैं जो अनुकूल कारणों को पाकर के समयानुसार जागृत हो जाते हैं। अतः से हृदय के स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से उद्बुद्ध यानी जागृत होकर रस रूप में परिणत होते हैं। ये इनकी स्थापना है। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के साधारणीकरण को स्वीकार करते हुए चार शक्तियाँ प्रस्तुत की है। पहली देखिए, प्रथम स्थिति में हम रंगमंच पर व्यक्ति विशेष को ही देखते हैं कि अमुक पात्र राम, सीता या राधा कृष्ण हैं। ये रंगमंच पर एक सामान्य स्थिति। दूसरी स्थिति में देखिए, रंगमंच के वातावरण से विशेष भाव विलीन हो जाता है, यानी पात्र सामान्य रूप में प्रस्तुत होने लग जाते हैं, वो अपनी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। राम, सीता आदि पूज्य धरातल से उतरकर उनका साधारणीकृत हो जाते हैं।
साधारणीकरण हो जाता है और वो एक सामान्य सीता एक सामान्य कामिनी के रूप में सामने आती है और राम भी एक सामान्य पुरुष के रूप में उपस्थित होते हैं। तीसरी स्थिति में देखिए व्यक्तित्व के लोप के साथ, यानी जो दर्शक जो पाठक है उनका व्यक्तित्व अपने पराये की भावना से वो भी मुक्त होता है। सहृदय के अंतःकरण में स्थित वासना रूपी स्थायी भाव साधारणीकृत होकर वो भी उद्बुद्ध यानी जागृत होने लग जाते हैं। यानी दर्शक सहृदय पाठक के जो भाव हैं वो भी साधारणीकृत हो जाते हैं, वो भी अमीर गरीब आदि सभी से मुक्त हो जाते हैं, अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाते हैं। चौथी स्थिति इन्होंने मानी कि सहृदय निर्विघ्न होकर, यानी ये पहली बार निर्विघ्न बाधा रहित होकर, यानी रस में कुछ बाधक तत्व होते हैं जिसकी चर्चा पहली बार अभिनव गुप्त ने की है। 7 रस विघ्न माने गए हैं बाधक तत्व। तो रस निर्विघ्न होकर बाधा रहित होकर साधारणीकृत रूप में रस का आस्वादन करता है सहृदय पाठक। जैसे चावल पकने पर भात रूप में सामने आते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा व्यंग्य व्यंजक भाव से स्थायी भाव भी रस की ओर परिणत होते हैं, यानी रस की अभिव्यक्ति होती है। ये इनकी परिभाषा है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति तथा संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक भाव लिया है। विभावना व्यापार द्वारा स्थायी भाव बीज रूप में अंकुरित होता है। अनुभावना व्यापार द्वारा अंकुरित भाव को अनुभव योग्य बना देता है तथा संपूरंजन व्यापार संपूरंजन व्यापार द्वारा वे पूर्णतः प्रकट कर दिए जाते हैं। परिणामतः वासना रूप स्थायी भाव की रस रूप में अभिव्यक्ति होती है। इन्होंने इनकी समीक्षा देखिए, इनकी जो विशेषताएं हैं, इन्होंने सहृदय के हृदय में वासना रूप निरंतर विद्यमान पूर्व संस्कारों को स्वीकृति दी, जिन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। यानी स्थायी भाव की सही परिभाषा अभिनव गुप्त ने दी है। दूसरी जो इनकी विशेषता है, रस विघ्नों का इन्होंने वर्णन और निवारण किया। 7 रस विघ्न माने जो रस में बाधा डालते हैं, ये भी एक इनकी उपलब्धि है। तीसरा, इन्होंने व्यंजना व्यापार की कल्पना की। चौथा, इन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत को व्यापक रूप में स्थापित किया। अब इनकी आलोचना देखिए। रस की अभिव्यक्ति नहीं होती, पहले इनकी आलोचना की गई है ये, क्योंकि रस जो है न तो पूर्व में विद्यमान रहता है न बाद में विद्यमान रहता है। रस की अनुभूति आस्वाद काल तक रहती है और अभिव्यक्ति पहले से विद्यमान वस्तु की जाती है और जो वस्तु बाद में भी मौजूद रहती है। महिम भट्ट ने रसाभिव्यक्ति को असंगत बताया। महिम भट्ट इनके आलोचक हैं। संक्षेप में इन न्यूनताओं के होने पर भी इनका मत प्रवृत्ति आचार्यों में सर्वमान्य रहा है, अतः इनका आज भी बहुत महत्व है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस स्वरूप को लेकर भरत मुनि से जो शास्त्रार्थ आरंभ हुआ था, उनका विस्तार आधुनिक काल तक चलता रहा है। 4 वाद सामने आए हैं, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। उनमें भट्टनायक द्वारा साधारणीकरण सिद्धांत की स्थापना करना आज तक सभी आचार्यों द्वारा स्वीकार्य और सर्वमान्य रहा है। दूसरी तरफ अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद काव्यशास्त्र में बहुत महत्व प्राप्त कर गया है। प्रवर्ती आचार्यों में इनका मत ही सर्वमान्य रहा है, अतः आज रस सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है। रस ही काव्य की आत्मा है। सहृदय के वासना रूप विद्यमान पूर्व संस्कार ही परिस्थितिवश जागृत होकर रस रूप में परिणत होता है। रस की स्थिति विभावादि की उपस्थिति तक ही रहती है, उसके बाद लुप्त हो जाती है। अतः रस अलौकिक है, ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद सहोदर के समान है। पाठक सत्वगुण की आनंदानुभूति में वेदांतर सहज पर शून्य होकर अपने पराये को भूलकर निर्विघ्न रूप से युगों युगों तक रस का आनंद लेता रहेगा। अतः रस सिद्धांत का विशेष महत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में और ये तीसरी ऑनलाइन कक्षाओं में हमने इस रस सिद्धांत को पूर्ण किया है। धन्यवाद।